हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम यहाँ पर बात करेंगे कंट्रीब्यूशन ऑफ एफ डब्ल्यू टेलर एंड हेनरी फ्यूल से रिलेटेड क्वेश्चंस की। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन पर क्लिक भी जरूर कीजिएगा ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाए। स्टार्ट करते हैं वीडियो को। सबसे पहले देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन कौन सा पूछा गया है। द थ्योरी ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट वॉज प्रपाउंडेड बाय। देखिए, काफ़ी सारे क्वेश्चंस मैंने प्रीवियस पेपर के लिए हैं, तो सारे क्वेश्चन लास्ट तक देखिएगा, क्योंकि इन क्वेश्चंस में मैं जितने भी क्वेश्चंस या डेली जो भी क्लासेस हो रही हैं, हर क्लासेस में मैं कोशिश कर रही हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा प्रीवियस क्वेश्चंस आपको देने की, जिससे कि आप प्रैक्टिस के साथ साथ उन प्रीवियस क्वेश्चन का भी रिवीजन करें। ठीक है, तो बताइए साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी जो है किसने दी? एडम स्मिथ ने, हेनरी फ्यूल ने, पीटर एफ ड्रकर ने, या फिर एफ डब्ल्यू टेलर ने? क्या होगा? आप सबको मालूम है, बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है ये कॉमर्स का। हमारे साइंटिफिक मैनेजमेंट किसने दिया था? एफ डब्ल्यू टेलर ने। ऑप्शन 4 यहाँ पे हमारा राइट आंसर है। एफ डब्ल्यू टेलर जो हैं ये फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट कहे जाते हैं। अगर इनकी बात करें, थोड़ी इनकी नॉलेज, एक्स्ट्रा नॉलेज की, तो देखिए ये याद रखिए, ये हमारे अमेरिका से थे और ये बाय प्रोफेशन एक इंजीनियर थे। ये क्वेश्चन में पूछा जाता है एग्जाम में। और बात करें इनकी जर्नी की, तो एक नॉर्मल एम्प्लॉय थे एक कंपनी में, चीफ इंजीनियर की पोस्ट पर। वहाँ पे इन्होंने एम्फेसाइज किया साइंटिफिक मेथड को डिटरमाइन करने के लिए अपनी सारी चीज़ें, जिसमें ये वन वेस्ट बे मेथड लेकर आए थे। और लाइन ऑफ अथॉरिटी फ्रॉम टॉप मैनेजमेंट टू लोएस्ट मैनेजमेंट, ये भी इन्होंने दिया था, जिसको हम स्केलर चेन के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन 4 यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इन टेलर्स फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन गैंग बॉस। जो टेलर का फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन है, अब यहाँ पे देखिए दो क्वेश्चन बन जाते हैं। एक ये कि फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन किसने दिया? टेलर ने दिया। गैंग बॉक्स किससे रिलेटेड है? टेलर से रिलेटेड है। तो आपको बताना है टेलर का जो फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन में गैंग बॉक्स था वो क्या बताता है। इंस्पेक्ट करता है क्वालिटी ऑफ वर्क को, इश्यू ऑर्डर्स एंड इंस्ट्रक्शंस, सेटअप टूल्स एंड मशीन्स, कंप्लाइज डेटा फॉर असरटेनमेंट ऑफ कॉस्ट एंड प्रोडक्शन। बताइए क्या होगा आंसर। बताइए। देखिए, टेलर के फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो जो हमारा गैंग बॉस है वो सेटअप करता है टूल्स और मशीन्स को, इनको रेडी करने के बारे में बात बताता है कि जो भी हमारी परफॉर्मेंस है या जो भी हमारी जॉब है उसको हम किस तरीके से बेटर वे में कर पाएँ। तो ऑप्शन 3 हमारे यहाँ पे राइट आंसर है। इसमें जो काम होता है इंस्पेक्टर का, वो ये चेक करना होता है कि क्वालिटी, जो हम काम कर रहे हैं उसकी क्वालिटी कैसी है। इंस्ट्रक्शंस कार्ड क्लर्क चेक करना, साथ ही साथ जो हमें इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं उनको चेक करना। टाइम एंड कॉस्ट क्लर्क का काम होता है डिटरमाइन करना कॉस्ट को। तो इस तरह से डिफरेंट डिफरेंट यहाँ पे क्लर्क होते हैं जो उस हिसाब से अपनी अपनी ड्यूटी वहाँ पे चेक करते हैं। तो गैंग बॉस यहाँ पे सेटअप करता है टूल्स और मशीन्स को। ठीक है, तो ऑप्शन 3 यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जेट थ्योरी ऑफ मोटिवेशन वॉज प्रपाउंडेड बाय। जेट थ्योरी आपने सुनी होगी, जैपनीज मॉडल है। एफ डब्ल्यू टेलर ने दी है, केथ डेविस ने दी है, एल एफ उर्विक ने दी है, या पीटर एफ ड्रकर ने दी है? बताइए। देखिए यहाँ पर आपको विलियम, जो जेट थ्योरी है वहाँ पर आपको विलियम आउची का नाम भी आएगा, और विलियम आउची के साथ एक और पर्सन ने दी है जो कि इसमें मेंशन है। बताइए कौन से ऑप्शन आपको लगता है सही। बहुत जगह विलियम आउची के नाम से भी पूछा जाता है जेट थ्योरी को। क्या होगा? राइट आंसर है लूथर एफ उर्विक। ठीक है, ऑप्शन 3 राइट आंसर है। जेट थ्योरी को विलियम आउची और एल एफ उर्विक ने साथ में दिया था। तो यहाँ पर इन दोनों के ही नाम आपको याद होने चाहिए। इस थ्योरी के अंदर प्रिंसिपल्स पे ज़्यादा फोकस किया गया था, एम्प्लॉय के सेटिस्फेक्शन पे ज़्यादा फोकस किया गया था, क्योंकि इस थ्योरी के अकॉर्डिंग ये बताया गया था कि एक सेटिस्फाइड एम्प्लॉय ऑर्गेनाइजेशन में अपनी
एफिशिएंसी को बढ़ाने के लिए, अपने खुद के लिए वो ज़्यादा काम करता है। क्योंकि देखिए, अगर कोई पर्सन सेटिस्फाई होगा तो उसका ज़्यादा मन लगेगा काम करने में। लेकिन अगर वो उस कंपनी के एनवायरनमेंट से, उसकी वहाँ की वर्किंग कंडीशन से सेटिस्फाई नहीं है, या फिर उसको जो उसके जो ऑब्जेक्टिव है वो उसको सेटिस्फाई नहीं कर रहे हैं, तब तक वो बेटर परफॉर्मेंस नहीं दे पाएगा। तो ये थ्योरी हमें बताती है। तो ऑप्शन 3 हम यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हु इज नोन एज द फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। अगेन रिपीट हुआ क्वेश्चन है, 2021 में ये पूछा गया है। तो राइट आंसर हो जाएगा F.W. टेलर। ठीक है, यही क्वेश्चंस रिपीट हो के बहुत बार पूछे जाते हैं, थोड़ा घुमा फिरा देते हैं क्वेश्चंस को, उनकी लैंग्वेज चेंज कर देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द प्रिंसिपल ऑफ यूनिटी ऑफ कमांड स्टेट्स दैट। यूनिटी ऑफ कमांड प्रिंसिपल आपने पढ़ा ही होगा, तो वो क्या बताता है? देयर शुड बी यूनिटी इन कमांड एंड एक्शन। अ सबॉर्डिनेट शुड गेट कमांड फ्रॉम हिज इमीडिएट लाइन सुपरवाइजर superior only. Subordinate should take united actions. There should be unity in the direction of the superiors. बताइए। देखिए, अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ यूनिटी ऑफ कमांड हमें ये बताया जाता है कि एक जो एम्प्लॉय है वो सिर्फ उसी से ऑर्डर रिसीव करेगा जो कि उसके नियर या उसके पास का एम्प्लॉय होगा, या फिर उसके पास का सुपीरियर होगा। और वो सिर्फ वन वॉच सुपीरियर होगा जिसके डायरेक्शन को वो फॉलो करेगा। ऐसे नहीं है कि उसके ऊपर जितने भी सुपीरियर हैं वो सबके ऑर्डर्स को फॉलो करेगा। वो सिर्फ अपने नियर जो उसका वन बॉस होगा उसके ही ऑर्डर को फॉलो करेगा। तो इस यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर सिर्फ वन सुपीरियर अकाउंटेबल होता है उसको ऑर्डर देने के लिए, और वो उसके ऑर्डर को रिसीव करने के लिए अकाउंटेबल होता है। साथ ही साथ अगर किसी भी सिचुएशन में मोर देन वन सुपीरियर है, तो वहाँ पे भी अगर हम इस वाले प्रिंसिपल को फॉलो करते हैं तो सिर्फ वो अकाउंटेबल वन सुपीरियर के लिए ही होगा। ठीक है, अब ये जो प्रिंसिपल है ये मार्केट में क्यों आया था, क्यों इस प्रिंसिपल को लाया गया? तो इस प्रिंसिपल को लाने का मेन पर्पस भी यही था कि अगर बहुत सारे सुपीरियर हैं तो वहाँ पर उस कन्फ्यूज़न को दूर करने के लिए सिर्फ एक सुपीरियर को अलॉट किया जाए, जिससे कि वो कमांड दे सके और उसकी कमांड को माने। क्योंकि आपने देखा होगा अगर एक से ज़्यादा सुपीरियर होंगे तो वहाँ पर क्या होगा, कुछ कहेंगे कि नहीं इन्होंने ये कहा है, कुछ उस दूसरे जो सुपीरियर है उसके ऑर्डर का वेट करेंगे। तो यहाँ पर क्या है, सब यूं ही बैठे रहेंगे कि अभी वहाँ से ऑर्डर आएगा, अभी वहाँ से ऑर्डर आएगा। क्योंकि बहुत सारे सुपीरियर हैं, सबके ऑर्डर का वो वेट करेंगे। तो इसलिए वन सुपीरियर रखा जाता है जिससे कि सब उसके ऑर्डर को फॉलो करें और सिर्फ उसी के ऑर्डर पे वो लायबल रहें। ठीक है, तो ऑप्शन यहाँ पर हमारा कौन सा हो जाएगा? 2, अ सबॉर्डिनेट शुड गेट कमांड फ्रॉम हिज इमीडिएट लाइन सुपरवाइज या सुपीरियर ओनली। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द स्केलर चेन प्रिंसिपल इन ऑर्गेनाइजेशन इम्प्लिसिटली लेज डाउन। A subordinate should have only one superior. Line authority must be clearly defined. Manager should directly supervise only a limited number of subordinates. All authority should vest in one single person. बताइए। स्केलर चेन प्रिंसिपल क्या कहता है हमारा? देखिए, स्केलर चेन प्रिंसिपल जो है वो हमारे हायरार्की चेन भी हमें बताता है। इसका मतलब यहाँ पर ये है कि एक अरेंजमेंट होगा कॉन्टैक्ट का बिटवीन द हाईएस्ट ऑफिसर टू लोएस्ट ऑफिसर। यानी कि टॉप, फिर आएगा मिडिल, फिर आएगा लोअर। तो एक हायरार्की चलेगी। ऐसा नहीं है कि टॉप डायरेक्ट लोअर से बात कर ले, लोअर डायरेक्ट टॉप से बात कर ले। पहले टॉप कोई भी इंस्ट्रक्शन देना है मिडिल को देगा, मिडिल वाला फिर लोअर को देगा। ठीक है, तो इस तरह से एक हायरार्की चलती है। तो और ये जो स्केलर चेन दिया था वो हेनरी फ्योल ने दिया था। तो फ्योल के अकॉर्डिंग जो ऑफिसर होते हैं, जो ऑफिस होता है वो एक स्ट्रेट लाइन में चलता है, जैसे कि टॉप टू बॉटम। और कोई भी ऑफिसर वॉयलेट नहीं करेगा इस तरह की पावर को। ठीक है, यानी वॉयलेशन नहीं होगा यहाँ पे कि टॉप डायरेक्ट लोअर के कांटेक्ट में आए या लोअर डायरेक्ट टॉप के कांटेक्ट में आए। ठीक है, तो यहाँ पर इसके अकॉर्डिंग हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? लाइन अथॉरिटी मस्ट बी क्लियरली डिफाइंड। यहाँ पे लाइन मस्ट क्लियरली डिफाइन होती है कि किस चेन से काम किया जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन 2 करेक्ट है।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी मेक्स द साइज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन स्मॉलर ऑर्गेनाइजेशन, लार्जर ऑर्गेनाइजेशन, वेरी बिग ऑर्गेनाइजेशन, इट डज नॉट अफेक्ट द साइज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। बताइए। क्या होगा? डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी की बात की जा रही है। तो देखिए, सबसे पहले तो डेलीगेशन को समझिए क्या होता है। डेलीगेशन एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें कुछ राइट्स जो हैं ट्रांसफ़र कर दिए जाते हैं एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर। ठीक है, तो उसको बोला जाता है डेलीगेशन। अब अगर हम ऑर्गेनाइजेशन की बात करें, जब हम कोई भी अथॉरिटी डेलीगेट कर रहे हैं, तो डेलीगेट करने का मेन पर्पस ही क्या होता है, क्योंकि वहाँ पर बर्डन ज़्यादा है, वो उस बर्डन को कम करना चाहते हैं। तो बर्डन सिर्फ और सिर्फ लार्ज ऑर्गेनाइजेशन में पॉसिबल है, इसलिए यहाँ पर ऑप्शन 2 राइट आंसर हो जाएगा, लार्ज ऑर्गेनाइजेशन। वेरी बिग की तो हम बात ही नहीं कर रहे, क्योंकि लार्ज के बाद वेरी बिग है, तो वहाँ तो कंपल्सरी बनता ही बनता है। ठीक है, तो लार्ज ऑर्गेनाइजेशन यहाँ पर हम आंसर को कंसिडर करेंगे, क्योंकि काम ज़्यादा होगा तो अथॉरिटी को डेलीगेट किया जाएगा, जिससे कि काम का जो बर्डन है वो डिस्ट्रीब्यूट किया जा सके। ठीक है, तो ऑप्शन 2 यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, F.W. टेलर कॉल्ड द मिलिट्री टाइप ऑफ फोरमैन टू यूनिटी ऑफ कमांड, स्पैन ऑफ कंट्रोल, डेलीगेटेड लेजिस्लेचर या डिपार्टमेंट। मिलिट्री टाइप ऑफ फोरमैन का क्या मतलब है? देखिए, F.W. टेलर जो हैं, उन्होंने मिलिट्री टाइप ऑफ फोरमैन किसके लिए कहा है? ये कहा है उन्होंने यूनिटी ऑफ कमांड के लिए। ऑप्शन 1 यहाँ पे हमारा करेक्ट है। अब ये क्यों कहा है यूनिटी ऑफ कमांड, तो इस चीज़ को समझिए। अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल, जो जितने भी एम्प्लॉय हैं, वो जो ऑर्डर प्राप्त करते हैं वो एक सुपीरियर से प्राप्त करते हैं केवल। जो हम अभी मैंने आपको पहले बताया था कि सिर्फ एक सुपीरियर होगा जिससे वो ऑर्डर रिसीव करेंगे। तो यहाँ पर क्या होता है, कन्फ्यूज़न ख़त्म हो जाती है। किसी भी तरह की कोई भी ऐसी कन्फ्यूज़न है कि हमें कहाँ से रिसीव होगा, हम कब काम करेंगे, ये चीज़ें सारी यहाँ पे बिल्कुल ख़त्म हो जाती हैं। और एक यहाँ पर वो जो सुपरवाइज़र हैं वो सिर्फ अकाउंटेबल होते हैं उस वन सुपीरियर के लिए। ठीक है, तो ऑप्शन यहाँ पे 1 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हु अमंग द फॉलोइंग इज नॉट रिलेटेड टू द प्लानिंग फंक्शन गिवन बाय F.W. टेलर। ऑप्शंस है रूट क्लर्क, टाइम एंड कॉस्ट क्लर्क, इंस्पेक्टर या डिसिप्लिनेरियन। बताइए। जो F.W. टेलर ने प्लानिंग फंक्शन दिया था उससे रिलेटेड क्या चीज़ नहीं है? देखिए, यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3, इंस्पेक्टर। इंस्पेक्टर उससे रिलेटेड नहीं है, क्योंकि देखिए अगर हम यहाँ पे बात करें तो उन्होंने 4 यहाँ पर बताए थे हमें, 4 पार्ट्स बताए थे फंक्शंस के, जो कि था हमारा रूट क्लर्क, टाइम एंड कॉस्ट क्लर्क, ठीक है, डिसिप्लिनेरियर, और साथ ही साथ इंस्ट्रक्शन कार्ड। ठीक है, इसकी बात करता है, ये हमें इंस्पेक्टर की बात नहीं करता, इसलिए ऑप्शन 3 यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चौथा लिख लीजिए, जो कि हमारा इंस्ट्रक्शन इंस्ट्रक्शन कार्ड यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर हमारा, प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डर एज वन प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डर एज वन ऑफ द प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट इसेंशियली स्पीक्स अबाउट। बताइए। जो फ्योल ने प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डर प्रिंसिपल दिया था, वो हमारा इसेंशली क्या बताता है? अ प्लेस फॉर एवरीथिंग एंड एवरीथिंग इन इट्स प्लेस, ऑर्डर शुड फ्लो फ्रॉम टॉप टू बॉटम एंड रेस्पॉन्सिबिलिटीज फ्लो फ्रॉम बॉटम टू टॉप, वन हेड वन प्लान, एंड फोर्थ है हमारा शॉर्ट सर्कुलेटिंग ऑफ हायरकी टू बाय पास ऑर्डर। बताइए, प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डर के अकॉर्डिंग आपको क्या लगता है इसका आंसर होगा? देखिए, ये जो प्रिंसिपल है हमारा, प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डर, अभी मैंने आपको बताया हेनरी फ्यूल ने दिए थे। 14 प्रिंसिपल्स दिए थे इन्होंने मैनेजमेंट के, इनको फादर ऑफ मैनेजमेंट भी कहा जाता है, जिसमें से एक था हमारा प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डर। प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डर हमें बताता है कि हमारे
एक ऐसा स्थान होना चाहिए जो सबके लिए हो और सबके लिए एक स्थान हो, यानी कि एवरीथिंग हैज़ अ फिक्स्ड प्लेस एंड दैट ऑब्जेक्ट इज इन इट्स फिक्स्ड प्लेस। ठीक है, सिमिलरली जो एम्प्लॉय है वो जो भी उसकी स्किल्स हैं उसके अकॉर्डिंग उसको प्लेस मिलना चाहिए और सेम प्लेस के लिए उसके अकॉर्डिंग एफिशिएंट और स्किल्ड एम्प्लॉय मिलना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन इसके अकॉर्डिंग हो जाएगा हमारा 1, अ प्लेस फॉर एवरीथिंग एंड एवरीथिंग इन इट्स प्लेस। ऑप्शन 1 यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हेनरी फ्यूल डिवाइडेड द एडमिनिस्ट्रेटिव एक्टिविटीज इनटू 2 ग्रुप्स, 4 ग्रुप्स, 6 ग्रुप्स या फिर 8 ग्रुप्स। क्या होगा आंसर? देखिए, हेनरी फ्यूल ने एडमिनिस्ट्रेटिव एक्टिविटीज़ को अपनी एक बुक में कंसिडर किया था, वहाँ पे इन्होंने डिस्कस किया था इसके बारे में। उस बुक का अगर आप नाम लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं। बुक का नाम है जर्नल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट, सॉरी जर्नल एंड इंडस्ट्रियल एडमिनिस्ट्रेशन। वो बुक थी जिसके अंदर इन्होंने एडमिनिस्ट्रेटिव एंड ऑर्गेनाइजेशनल एक्टिविटीज़ को 6 पार्ट्स में डिवाइड किया था, या हम कह सकते हैं 6 कैटेगरी में डिवाइड किया था। तो यहाँ पर ऑप्शन हमारा 3 राइट आंसर हो जाएगा, 6 ग्रुप्स। अब वो कौन कौन सी थी उनको नोट करना चाहते हैं तो वो भी नोट कर सकते हैं, जैसे कि फर्स्ट है टेक्निकल, सेकंड है यहाँ पे कॉमर्शियल, थर्ड है फाइनेंशियल, फोर्थ है प्रोटेक्टिव, फिफ्थ है हमारा अकाउंटिंग एंड 6 है हमारा मैनेजीरियल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आइए। नेम ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट एज लेट डाउन बाय हेनरी फ्यूल इज 12, 14, 16 या फिर 20। क्या होगा आंसर? अभी अभी हमने डिस्कस किया था, हेनरी फ्यूल्स ने जो प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट दिए थे वो दिए थे 14 प्रिंसिपल्स। ठीक है, यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा हमारा 14। और अगर इन 14 प्रिंसिपल्स को आप नोट डाउन करना चाहते हैं तो एक बार कर सकते हैं। फर्स्ट है डिवीजन ऑफ वर्क, अथॉरिटी, सेकंड अथॉरिटी एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी, थर्ड है हमारा डिसिप्लिन, फोर्थ है यूनिटी ऑफ कमांड, फिफ्थ है यूनिटी ऑफ डायरेक्शन, सिक्स है सबॉर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट, सिक्स रेमुनरेशन, सेवेंथ सेंट्रलाइजेशन, एट्थ स्केलर चेन, 9 ऑर्डर, 10 इक्विटी, 11 स्टेबिलिटी, फिर हमारा इनिशिएटिव, फिर आता है हमारा स्प्रेड द कॉर्प्स, यूनिटी ऑफ कमांड। ठीक है, ये हो गए हमारे 14 प्रिंसिपल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एज पर द प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट सजेस्टेड बाय फ्यूल व्हाट डज द प्रिंसिपल ऑफ एस्पिड द कॉर्प्स इसेंशियली टॉक अबाउट। अब जो प्रिंसिपल 14 दिए थे उसमें एक प्रिंसिपल था एस्पिड द कॉर्प्स, तो ये क्या बताता है? यूनिफॉर्मिटी, टीम वर्क, ऑनेस्टी या फिर डिपार्टमेंटलाइजेशन, बताइए। देखिए, नाम से ही पता चल रहा है स्प्रेड द कॉप्स। स्प्रेड का मतलब होता है मिलकर किसी के साथ काम करना, स्प्रिट से, कोऑपरेशन की स्प्रिट से काम करना। और कोऑपरेशन की स्प्रिट कहाँ पर होती है? हमारी टीम वर्क के अंदर। ठीक है, ऑप्शन 2 यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एम ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट? इंक्रीज्ड प्रोडक्टिविटी, क्वालिटी कंट्रोल, कॉस्ट रिडक्शन, फैसिलिटेटिंग शोल्डरिंग। बताइए क्या राइट आंसर होगा इसमें से आपका? कौन सा एम नहीं है हमारा साइंटिफिक मैनेजमेंट का? देखिए, जो एफ.डब्ल्यू. टेलर हैं वो साइंटिफिक मैनेजमेंट के फादर कहे जाते हैं। इन्होंने हमेशा इन्फेसाइज किया था प्रोडक्शन को इंक्रीज करने पे। ठीक है, उनका प्रिंसिपल थे कि प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज किया जाए और क्वालिटी बेटर हो उसको इम्प्रूव करने पे काम करना, कंट्रोल करना, कॉस्ट को कट करना, और इंसेंटिव वेजेस जो है न्यू वो उनको इंट्रोड्यूस करना वर्कर के लिए। तो ये क्लियरली ये बताता है कि ये साइंटिफिक मैनेजमेंट है, फोकस करता है प्रोडक्ट पर और प्रोडक्शन पर। ठीक है, तो हम यहाँ पर बोल सकते हैं कि फैसिलिटेटिंग शोल्डरिंग, यानी कि किसी तरह की उनको फैसिलिटी देने पर ये बात नहीं करता है। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन 4 यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टेलर्स फेमस बुक
एंटाइटल्ड द प्रिंसिपल ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट वॉज पब्लिश्ड इन द ईयर। अब टेलर ने जो बुक लिखी थी द प्रिंसिपल ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट, वो कब पब्लिश की गई थी? 1901, 1911, 1915, 1917। आंसर करिए। देखिए F.W. टेलर ने जो बुक पब्लिश की थी वो की थी 1911 में, ठीक है। इसमें साइंटिफिक प्रिंसिपल्स के बारे में बताया गया था, और साइंटिफिक प्रिंसिपल्स में हमारे फर्स्ट था साइंटिफिक मेथड, नोट द थंब, टेक रूल। सेकंड था कोऑर्डिनेशन, थर्ड था कोऑपरेशन, एंड फोर्थ था यहाँ पर हमारा साइंटिफिक सिलेक्शन एंड एजुकेशनली ट्रेंड स्टाफ, ठीक है। तो ऑप्शन 2 यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट देखिए, स्केलर चेन प्रिंसिपल हैड बीन गिवन बाय। स्केलर चेन प्रिंसिपल किसने दिया था? F.W. टेलर, हेनरी फ्योल, एल्टन मायो या फिर मैक्स वीवर। किसने दिया था? देखिए स्केलर चेन प्रिंसिपल जो है वो हमारा हेनरी फ्योल ने दिया था। अभी हमने स्टार्टिंग में बात की थी ना 14 प्रिंसिपल्स की, ये उसमें ही एक था। नेक्स्ट है द प्रिंसिपल दैट एन एम्प्लॉय शुड बी मेड अकाउंटेबल टू ओनली वन सुपीरियर ऑफिसर रिलेट्स टू यूनिटी ऑफ डायरेक्शन, यूनिटी ऑफ अप्रोच, यूनिटी ऑफ कमांड या फिर सेंट्रलाइजेशन। अभी हमने स्टार्टिंग में भी बात की थी कि जब हमारा एम्प्लॉय अकाउंटेबल होगा ओनली वन सुपीरियर और ऑफिसर, तो वो हमारा कहलाता है यूनिटी ऑफ कमांड, ठीक है। ऑप्शन 3 हमारा करेक्ट है। नेक्स्ट है प्राइमरी फोकस ऑफ मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन रिवॉल्व्स अराउंड ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग या फिर कंट्रोलिंग। मैनेजमेंट बाय एब्सेशन हमारा कहाँ पे किसके इर्द गिर्द घूमता है? ये हमारा कंट्रोलिंग के इर्द गिर्द घूमता है। अब क्यों? मैनेजर जो है वो, ये हम सबको पता है कि कोई एक पर्सन भी हर जगह एक जैसा अटेंशन नहीं दे सकता। कहीं ना कहीं तो उसको अटेंशन देने में कमी हो जाएगी, कहीं ना कहीं तो वो किसी न किसी डिसीजन को लेने में डिले हो जाएगी, ठीक है। तो इन चीज़ों को फिक्स करने के लिए मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन रूल लाया गया। इसमें क्या होता है? मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन में जो मैनेजर होता है या जो सुपीरियर है उसको हर जगह अटेंशन देने की ज़रूरत नहीं है। वो जो यहाँ पर ज़रूरत लगेगा, जो लगेगा कि हाँ ये इम्पोर्टेंट प्रोजेक्ट है या इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं, सिर्फ वहीं पर फोकस करेगा। बाकी जगह उसके जो सबॉर्डिनेट्स होंगे जिनको उन्होंने डेलीगेट करी है अथॉरिटी, वो उन पर डिस्कशन करेंगे, उन पर डिसीज़न लेंगे। यानी कि जो रेगुलर वर्क होते हैं उन पर वो अटेंशन नहीं देगा। इसलिए ऑप्शन 4 यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है अकॉर्डिंग टू टेलर विच ऑफ द फॉलोइंग आर रिलेटेड टू फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन। फर्स्ट है गैंग बॉस, रिपेयर बॉक्स एंड जर्नल मैनेजर। फिर है इंस्पेक्टर, रूटीन क्लर्क एंड जर्नल मैनेजर। थर्ड है रिपेयर बॉस एंड फोरमैन। फोर्थ है रूटीन क्लर्क, स्पीड बॉस एंड इंस्पेक्टर। बताइए टेलर के अकॉर्डिंग फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन से क्या क्या चीज़ें रिलेट करती हैं? पढ़ा होगा आपने फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन का मैप पूरा, इसका एक मैप है। देखिए थोड़ा सा हम यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। देखिए मैं यहाँ पर आपको ऐसे ही बता देती हूँ। फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, ठीक है। फर्स्ट आता है हमारा प्लानिंग ऑफिसर, फिर आता है हमारा यहाँ पे प्रोडक्शन ऑफिसर। अगर आप नोट करना चाहते हैं तो डायरेक्ट कर सकते हैं। फर्स्ट है प्लानिंग, दूसरा है हमारा प्रोडक्शन। प्लानिंग में आता है हमारा रूट क्लर्क, इंस्ट्रक्शन क्लर्क, टाइम कॉस्ट क्लर्क एंड डिसिप्लिनरी, ठीक है। और प्रोडक्शन ऑफिसर में आता है हमारा गैंग बॉस, रिपेयर बॉस, इंस्पेक्टर और हमारा स्पीड बॉस, ठीक है। तो ये नोट कर लिए होंगे आपने, नहीं तो आप गूगल करोगे तो आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर पूछा गया है फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड क्या है। तो यहाँ पर अगर हम ऑप्शंस की बात जाएं तो देखिए गैंग बॉस, रिपेयर बॉस एंड जनरल मैनेजर, ये तो कहीं बात नहीं की गई।
इंस्पेक्टर, रूटीन क्लर्क एंड जनरल मैनेजर, अगेन जनरल मैनेजर की तो बात ही नहीं की गई है। फिर है रिपेयर बॉक्स एंड फोरमैन, फोरमैन की भी बात नहीं की गई है, तो ऑप्शन 4 हमारा राइट होगा आंसर। रूटीन क्लर्क की बात की गई है किसके अंदर, प्लानिंग ऑफिसर के अंदर, जिसको हम रूट क्लर्क भी बोलते हैं। स्पीड बॉस की बात की गई है यहाँ पर हमारी किसके अंदर, प्रोडक्शन ऑफिसर के अंदर, और इंस्पेक्टर की भी बात की गई है हमारी प्रोडक्शन ऑफिसर के अंदर, तो ऑप्शन 4 यहाँ पे हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, शॉप मैनेजमेंट बुक पब्लिश्ड इन द ईयर 1903 हैज़ बिन रिटन बाय। अब जो शॉप मैनेजमेंट बुक है वो किसने लिखी, हेनरी फ्यूल ने, विलियम एफ फॉक्स ने, एफ डब्ल्यू टेलर ने, या फिर एच सिमोन ने। देखिए ये बुक लिखी गई है एफ डब्ल्यू टेलर के द्वारा, ठीक है, कि कब 1903 में, और अगर हम बात करें तो ये एक्चुअल में पब्लिश की गई थी इन द ईयर 1900, ठीक है। एफ डब्ल्यू टेलर बॉर्न हुए थे 1856 में अमेरिका में, और इनकी जो जो काम था उसको फोकस करता है एफिशिएंसी को बढ़ाने में एम्प्लॉय की, और प्रोडक्शन को बढ़ाने में, ठीक है। तो ऑप्शन 3 यहाँ पे हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किर्क पैट्रिक्स 4 लेवल इवेल्यूशन मॉडल इंक्लूड्स द फॉलोइंग, नॉलेज, डेवलपमेंट, सेटिस्फैक्शन, या फिर लर्निंग। क्या होगा आंसर। यहाँ पर किर्क पैट्रिक ने जो 4 लेवल एवेल्यूशन मॉडल की बात की गई है वो बात की गई है लर्निंग के लिए, ठीक है। इसमें इन्होंने पिरामिड बनाया था, इस तरह से बात की गई थी लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3 एंड लेवल 4 की। लेवल 1 में रिएक्शन की बात की जाती है, लेवल 2 में लर्निंग की बात की जाती है, लेवल 3 में बिहेवियर चेंज की बात की जाती है, एंड लेवल 4 में ऑर्गेनाइजेशनल परफॉर्मेंस की बात की जाती है, ठीक है। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, लर्निंग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, डैश कॉन्सेप्ट इज नॉट एसोसिएटेड विद साइंटिफिक मैनेजमेंट। साइंटिफिक मैनेजमेंट से कौन सा कॉन्सेप्ट एसोसिएट नहीं करता है। फर्स्ट है मैंटन रिवोल्यूशन, यूनिटी ऑफ कमांड, टाइम एंड मोशन स्टडी, यानी या फिर मेथड स्टडी। सिंपल है, साइंटिफिक मैनेजमेंट किसने दिया, एफ डब्ल्यू टेलर ने, और यूनिटी ऑफ कमांड दिया फेओल ने, ठीक है। तो आप ऐसे ही आंसर बता सकते हैं, या फिर आप ऐसे याद कर लीजिए, एफ डब्ल्यू टेलर मेंटल रिवोल्यूशन की बात करता है, एफ डब्ल्यू टेलर टाइम एंड मोशन स्टडी की बात करता है, और एफ डब्ल्यू टेलर ही हमारा मेथड स्टडी की बात करता है। किसकी बात नहीं करता, यूनिटी ऑफ कमांड की। तो ऑप्शन 2 यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज करेक्टली मैच्ड। एफ डब्ल्यू टेलर ह्यूमन रिलेशन से रिलेटेड है, हेनरी फ्यूल यूनिवर्सैलिटी ऑफ मैनेजमेंट से, एल्टन मायो साइकोलॉजिकल अप्रोच से, या फिर मैरी पार्कर फॉलेट साइंटिफिक मैनेजमेंट से। बताइए कौन सा करेक्टली मैच है। देखिए साफ है, साइंटिफिक मैनेजमेंट एफ डब्ल्यू टेलर का होता है, तो ये तो नहीं है। एल्टन मायो, एल्टन मायो ह्यूमन रिलेशन की बात करता है, ना कि साइकोलॉजिकल की, ये भी गलत है। हेनी और एफ डब्ल्यू टेलर ह्यूमन रिलेशन की बात नहीं करता, ये साइंटिफिक मैनेजमेंट की बात करता है। बचा क्या, सेकंड। तो सेकंड हमारा राइट आंसर हो जाएगा। हेनरी फ्यूल जो है वो हमारा यहाँ पे करेक्ट है, यूनिवर्सैलिटी ऑफ मैनेजमेंट की बात करता है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, हु वॉज द फादर ऑफ द मॉडर्न मैनेजमेंट थ्योरी। बताइए मॉडर्न मैनेजमेंट थ्योरी का कौन फादर है, एफ डब्ल्यू टेलर, पीटर एफ ड्रकर, हेनरी फ्यूल, या फिर नन ऑफ दीज। क्या होगा आंसर, आंसर हो जाएगा 2, पीटर एफ ड्रकर। मॉडर्न मैनेजमेंट थ्योरी दी थी पीटर एफ ड्रकर ने, ठीक है। राइट आंसर 2 है। नेक्स्ट देखिए, अकॉर्डिंग टू थियो हैमन द कॉन्सेप्ट ऑफ मैनेजमेंट आर 2, 3, 4, या फिर नन ऑफ द अबव। थियो हैमन के अकॉर्डिंग मैनेजमेंट का कॉन्सेप्ट कितने हैं। देखिए थियो हैमन की बात करें तो इन्होंने
मैनेजमेंट के 3 कॉन्सेप्ट बताए हैं। ऑप्शन 2 यहाँ पे करेक्ट है। अब वो कौन कौन से हैं? इन्होंने कहा मैनेजमेंट एज अ प्रोसेस, ठीक है। सेकंड इन्होंने कहा मैनेजमेंट एज अ डिसिप्लिन, ठीक है। थर्ड इन्होंने कहा मैनेजमेंट एज अ नाउन। 3 इन्होंने कॉन्सेप्ट दिए, ठीक है। तो ऑप्शन याद रखिए, मैनेजमेंट एज अ प्रोसेस, मैनेजमेंट एज अ डिसिप्लिन, मैनेजमेंट एज अ नाउन, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, द थ्योरी ऑफ ब्यूरोक्रेसी वॉज गिवन बाय। ब्यूरोक्रेसी की थ्योरी किसने दी? हेनरी फ्यूल, एल्टन मायो, मैक्स वीबर या फिर ऑल ऑफ नन ऑफ दीज। करिए आंसर। देखिए, ब्यूरोक्रेसी की जो थ्योरी है वो दी थी मैक्स वीवर ने। ऑप्शन 3 करेक्ट है। अकॉर्डिंग टू मैक्स वीवर, ब्यूरोक्रेसी जो है ये काम करती है ऑन द बेसिस ऑफ सिस्टमैटिक फंक्शनिंग ऑफ एनी ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। यानी कि कोई भी ऐसी ऑर्गेनाइजेशन हो उसमें सिस्टमैटिक फंक्शनिंग की बात बताता है हमारा ब्यूरोक्रेसी। और ये जो डिज़ाइन किया गया था ये इसलिए डिज़ाइन किया गया था कि ये इंश्योर कर पाएँ कि जो इफ़ेक्टिवनेस है कंपनी की, इकोनॉमिक इफ़ेक्टिवनेस और उसकी एफिशिएंसी है, उसको इंश्योर करने के लिए इसको डिज़ाइन किया गया था, ठीक है। और ये एक रोल मॉडल है मैनेजमेंट के लिए और उनके एडमिनिस्ट्रेशन के लिए। तो हम ये ऐसे बोल सकते हैं कि अगर हम इसका डायग्राम बनाएं तो हम इसको ऐसे बनाएंगे, ब्यूरोक्रेसी ब्यूरोक्रेसी शुड हैव अथॉरिटी हायरकी, ठीक है। ब्यूरोक्रेसी शुड हैव formal section, bureaucracy should have formal rules and regulations, bureaucracy should have impersonality, bureaucracy should have career orientation, bureaucracy should have division of labor, ठीक है। तो ये इस तरह से बात करती है ब्यूरोक्रेसी हमारी। नेक्स्ट देखिए, द फादर ऑफ ब्रेन स्टॉर्मिंग के फादर कौन कहे जाते हैं? एल्टन मायो, एलेक्स एफ ऑसबॉर्न, हेनरी फ्यूल या फिर नन ऑफ दीज। देखिए, ये जो ब्रेन स्टॉर्मिंग का जो कॉन्सेप्ट है वो दिया था एलेक्स एफ ऑसबॉर्न ने, इसलिए इसको फादर ऑफ ब्रेन स्टॉर्मिंग भी कहा जाता है। ब्रेन स्टॉर्मिंग का मतलब ये होता है थिंक अप, यानी कुछ भी सोचना, आपके पास कोई भी प्रॉब्लम आई, ठीक है, आपने उससे रिलेटेड जो भी आपके माइंड में आया, वेदर इट इज रैशनल और नॉट, ठीक है, जो भी आपके माइंड में आया वो सारे आपने पॉइंट नोट कर लिए कि हाँ हम ऐसा भी कर सकते हैं। अच्छा, सेकंड ऑप्शन ये भी हो सकता है। अच्छा, थर्ड ऑप्शन ये भी हो सकता है। कुछ भी हो, रैशनल हो या ना हो, आपने जो भी आया वो सब आइडियाज़ आपने नोट डाउन कर लिए, फिर आपने उन सब के बारे में सोचा। तो ब्रेन स्टॉर्मिंग होती है अपने दिमाग को इस तरह से घुमाना, इस तरह से आइडियाज़ निकालने कि बस आप जो भी प्रॉब्लम है उसका सल्यूशन निकालने के लिए आप कितना हद तक सोच सकते हो, वो सब सोचना आपका ब्रेन स्टॉर्मिंग में कंसिडर किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, द मोस्ट इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ बेस डिफरेंशियल इज रीजनल वेरिएशंस, स्किल्स, यूनियनाइजेशन, इनिशिएटिव। वेज डिफरेंशियल आप सबसे ज़्यादा कौन से एस्पेक्ट को कंसिडर करेंगे? देखिए, सैलरी सबसे ज़्यादा जो दी जाती है वो दी जाती है स्किल्स के बेसिस पे। आपने देखा होगा हमारे हम बेसिकली 3 तरह की स्किल्स को कंसिडर करते हैं। एक होता है अनस्किल्ड, एक होता है सेमी स्किल्ड, ठीक है, और एक होता है स्किल्ड, ठीक है। अब आप देखिए, जो अनस्किल्ड है क्या उसको उतनी ही वेजेस दी जाएगी जितनी स्किल्ड को दी जाती है, या अनस्किल्ड को जितनी दी जाती है क्या उतनी ही स्किल्ड को दी जाएगी? ऐसा तो नहीं है, इसको बहुत कम होगी, सेमी स्किल्ड को थोड़ी ज़्यादा होगी, और जो स्किल्ड पर्सन है उसको और भी ज़्यादा होगी। तो हमारी जो वेज डिफरेंशियल होता है वो हमारा स्किल्स के बेसिस पर होता है, ठीक है। ऑप्शन 2 यहाँ पे हमारा राइट आंसर है।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अब यहाँ पर हमें पूछा गया है कि जो हमारा एमबीओ का कॉन्सेप्ट है, जिसको मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव्स भी बोलते हैं, वो ओरिजिनली कहाँ से आया? एफ डब्ल्यू टेलर से, ए एच मैस्लो, हेनरी फ्योल या फिर पीटर एफ ड्रकर? बताइए। किसने दिया ये कॉन्सेप्ट हमारा? देखिए, ये जो कॉन्सेप्ट है ये दिया गया था पीटर एफ ड्रकर के द्वारा। कब दिया गया था? 1954 में। ठीक है, नोट डाउन कर लीजिए। और ये भी याद कर लीजिए कि ये किस में दिया गया था। तो यहाँ पर एक इनकी बुक आई थी, ठीक है, बुक थी प्रैक्टिस ऑफ मैनेजमेंट। उसके अंदर इन्होंने मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव्स के बारे में बताया था। अब मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव्स क्या होता है? तो मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव्स होता है कि कंपनी के या बिजनेस के ऑब्जेक्टिव्स को जो एम्प्लॉय है, इंडिविजुअल एम्प्लॉय के ऑब्जेक्टिव्स के साथ इस तरह से मर्ज किया जाए कि जब भी एम्प्लॉय अपने ऑब्जेक्टिव्स को ध्यान में रखते हुए काम करे तो इनडायरेक्ट वे में कंपनी के जो ऑब्जेक्टिव्स हैं उनको भी अचीव करने में उसको हेल्प मिले। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। मैनेजमेंट मीन्स फोरकास्टिंग एंड प्लानिंग, कमांडिंग, कोऑर्डिनेटिंग एंड कंट्रोलिंग। हुज वर्ड्स आर दीज? तो स्टैटिक क्वेश्चन है, अगेन ये आपको इसको लर्न करना होगा। कूट्स एंड ओडोनेल, हेनरी फ्योल, एफ डब्ल्यू टेलर या फिर पीटर एफ ड्रकर? बताइए क्या होगा आंसर। देखिए, यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, हेनरी फ्योल। ठीक है, ऑप्शन 1 यहाँ पे हमारा राइट आंसर है। हु कॉल्ड मैनेजमेंट एज अ प्रोफेशन? बताइए, मैनेजमेंट को किसने प्रोफेशन कहा है? ग्रेकुनस, पीटर ड्रकर, हेनरी फोर्ड या फिर हेनरी फ्योल? बताइए क्या होगा आंसर। देखिए, यहाँ पर अगर हम मैनेजमेंट की बात करें तो मैनेजमेंट को प्रोफेशन कहा है हेनरी फ्योल ने। हेनरी फ्योल को प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट, फादर ऑफ प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट भी कहा जाता है। इन्होंने 40 प्रिंसिपल्स दिए थे हमारे मैनेजमेंट से रिलेटेड। स्टार्ट करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, द यूनिवर्सल कॉन्सेप्ट ऑफ मैनेजमेंट वॉज गिवन बाय? मैनेजमेंट का यूनिवर्सल कॉन्सेप्ट किसने दिया? टेलर ने, फ्योल ने, टेरी ने या फिर कूट्स ने? देखिए, ये जो कॉन्सेप्ट दिया था अगेन हेनरी फ्योल ने दिया था। ऑप्शन 2 राइट आंसर है। मैंने अभी आपको बताया ना 14 प्रिंसिपल्स थे, तो उन 14 प्रिंसिपल्स में एक यूनिवर्सैलिटी का भी कॉन्सेप्ट था। इसके अलावा डिवीजन ऑफ वर्क, अथॉरिटी एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी, ऑर्डर, रेमुनरेशन, सेंट्रलाइजेशन, स्केलर चेन, इक्विटी, स्टेबिलिटी, स्प्रेड द कॉप्स, इनिशिएटिव, डिसिप्लिन, यूनिटी ऑफ डायरेक्शन, ये इस तरह से इन्होंने 14 प्रिंसिपल्स दिए थे। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रिंसिपल इज नॉट प्रोपाउंडेड बाय हेनरी फ्यूल? अब मैंने भी आपको 14 प्रिंसिपल्स ऑलरेडी बता दिए, उसमें से कुछ रह गए हैं, तो आपको उसमें से बताना है कौन सा प्रिंसिपल हेनरी फ्यूल ने नहीं दिया। फर्स्ट है प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डर, प्रिंसिपल ऑफ सेंट्रलाइजेशन, प्रिंसिपल ऑफ एक्सेप्शन या फिर प्रिंसिपल ऑफ स्केलर चेन? क्या होगा? देखिए, प्रिंसिपल ऑफ एक्सेप्शन को छोड़कर बाकी सारे प्रिंसिपल्स हमारे हेनरी फ्यूल ने दिए हैं। प्रिंसिपल ऑफ एक्सेप्शन इन्होंने नहीं दिया है। ठीक है, तो यहाँ पे राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3, प्रिंसिपल ऑफ एक्सेप्शन। मैं आपको बता चुकी हूँ एक्सेप्शन कॉन्सेप्ट किसने दिया है और ये इसका मतलब क्या है। तो अगर आपने क्लासेस सारी देखी हैं तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइए ये किसने दिया है, क्योंकि मैं ऑलरेडी इस पर काफ़ी डिस्कशन कर चुकी हूँ ऑलरेडी। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, मैनेजमेंट इज़ डिफाइंड एज अ प्रोसेस बाय? मैनेजमेंट एक प्रोसेस है, ये किसने बताया? हेनरी फ्यूल ने, एफ डब्ल्यू टेलर ने, एल्टन मायो ने या फिर पीटर एफ ड्रकर ने?
क्या होगा आंसर? देखिए मैनेजमेंट एक प्रोसेस है, ये हेनरी फ्यूल ने ही कहा था। हेनरी फ्यूल के अकॉर्डिंग मैनेजमेंट एक यूनिवर्सल प्रोसेस होता है जो कि कंटिन्यूसली गोइंग ऑन होता है, परपेचुअल होता है। इसके अंदर एक्टिविटीज़ एक के बाद एक होती रहती है। ऐसे नहीं है कि आपने एक बार मैनेजमेंट कर लिया वो आपका कंटिन्यू चलेगा। एक बार मैनेजमेंट फिनिश होने के बाद आपको अगेन दूसरा मैनेजमेंट दूसरी सिचुएशन के अकॉर्डिंग आपको मैनेजमेंट बनाना होगा। तो ये वन आफ्टर द अदर ये चलता रहता है, ठीक है। तो इसके अंदर क्या क्या चीज़ें आती हैं? प्लानिंग आ गई, ऑर्गेनाइजिंग आ गई, कंट्रोलिंग आ गई, स्टाफिंग आ गई, डायरेक्टिंग आ गई। ये क्या है? चलती रहती है, ऑनगोइंग प्रोसेस है। इसलिए ऑप्शन 1 हमारा राइट आंसर है, हेनरी फ्यूल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हु अनाउंस्ड द डिफरेंशियल बेस सिस्टम? अब डिफरेंशियल बेस सिस्टम किसने अनाउंस की थी? ये इसके नाम से भी फेमस है, मैंने आपको एक क्लू दे दिया। जेम्स रोवन, F.W. टेलर, व्हीलर, रॉस मूरे। बताइए डिफरेंशियल बेस सिस्टम किसने दी? देखिए डिफरेंशियल बेस सिस्टम दिया F.W. टेलर ने, जिसको टेलर डिफरेंशियल बेस सिस्टम भी बोला जाता है। इसमें टू वेज सिस्टम्स हैं, एक होता है लोअर वेज रेट, एक होता है हायर वेज रेट। तो दो तरह से इसमें रेट डिसाइड की जाती हैं। अगर कोई पर्सन जो भी स्टैंडर्ड वर्क दिया गया है कि इतना काम कंप्लीट करना है, अगर वो दिए गए टाइम के अकॉर्डिंग उससे ज़्यादा काम कर लेता है तो उसको हायर रेट दी जाती है। और अगर कोई भी पर्सन जिसको जो उस लिमिटेड टाइम के अंदर वो काम नहीं कर पाता है तो उसको लोअर रेट से वेजेस दी जाती है। तो दो रेट चलती हैं, हाई रेट और लो रेट। और ये मेथड जो है टेलर के नाम से भी फेमस है, जिसको बोलते हैं टेलर डिफरेंशियल वेज सिस्टम, ठीक है। तो ऑप्शन 2 यहाँ पे हमारा करेक्ट है। नेक्स्ट देखिए, कंसिस्टेंसी नॉट डिसोलेंस इज़ द की प्रिंसिपल। ये किसका की प्रिंसिपल है? साइंटिफिक मैनेजमेंट का, रैशनलाइजेशन, बिजनेस कॉम्बिनेशन या फिर नन ऑफ द अबव? बताइए कंसिस्टेंसी नॉट डिसोनेंस क्या बताती है? देखिए यहाँ पर अगर हम बात करें तो एक अमेरिकन मैनेजर थे, बहुत ही फेमस और एक्सपर्ट भी हम बोल सकते हैं, एक्सपर्ट प्रोफेसर थे, F.W. टेलर। ये उन्होंने दिया था। तो अगर हम बात करें कंसिस्टेंसी नॉट डिसोनेंस, तो आपको पता है F.W. टेलर ने क्या दिया था? साइंटिफिक मैनेजमेंट। तो ऑप्शन 1 यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। इन्होंने ये मेंशन किया था कि जो भी रिसोर्सेज हम यूज़ कर रहे हैं या जो भी वर्कर्स हम यूज़ कर रहे हैं उनके बीच में हार्मनी होनी चाहिए, ठीक है। दे शुड हैव कंसिस्टेंसी नॉट डिसोनेंस। ऑप्टिमम यूज़ ऑफ रिसोर्सेज होने चाहिए। लेबर कैन बी डन इन द कंडीशन ऑफ कंसिस्टेंसी वेयर एज इन द एब्सेंस ऑफ इट दिस इज़ नॉट पॉसिबल, ठीक है। तो क्या है? रिसोर्सेज की कंसिस्टेंसी होनी चाहिए, लेबर की कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। अगर इनमें से कोई भी एब्सेंस है तो ये सारी चीज़ें हम जिस भी पर्पज़ से कर रहे हैं वो हमारा काम फुलफिल नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन 1 यहाँ पे साइंटिफिक मैनेजमेंट राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, इन साइंटिफिक मैनेजमेंट टेलर यूज्ड। साइंटिफिक मैनेजमेंट में टेलर ने क्या यूज़ किया? मोशन स्टडी, फटीग एंड टाइम स्टडी, मोशन फटीग एंड टाइम स्टडी या फिर नन ऑफ दीज? आपने इन स्टडी के बारे में पढ़ा होगा। मोशन स्टडी ये बताती है कि आप कितना फ्रिक्वेंटली कितनी जल्दी कोई भी काम करते हैं। फटीग स्टडी बताती है कि लेबर के अंदर ये चीज़ होती है कि आप उसको कंटिन्यूसली काम नहीं करवा सकते हो, आपको थोड़ा उसको रेस्ट देना होगा, जिससे कि थोड़ा रेस्ट करने के बाद हम उनकी प्रोडक्टिविटी को अच्छे से ले पाएँ। अगर कोई वर्कर कंटिन्यू काम करेगा तो उसकी प्रोडक्टिविटी धीरे धीरे ख़त्म हो जाएगी। एंड टाइम स्टडी हमें बताती है कि कोई भी काम हमें अगर हम टाइम के अकॉर्डिंग करते हैं या टाइम बाउंडेशन के अकॉर्डिंग होता है तो वो काम हम जल्दी फिनिश कर पाते हैं, ठीक है। तो बताइए इन्होंने किन किन के बारे में डिस्कशन किया? देखिए इन्होंने टाइम, मोशन, फटीग तीनों पे बात की है, इसलिए ऑप्शन 3 राइट आंसर है। और ये बात की गई थी साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी के अंदर F.W. टेलर के द्वारा। उन्होंने स्पीड स्टडी, टाइम स्टडी और फटीग स्टडी इन सब पर स्टडी की थी। और वो सारे फैक्टर्स को इन्होंने देखा था जो कि एक वर्कर की एफिशिएंसी को
यहाँ पे अफेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। और साथ ही साथ इन्होंने उनके जो अफेक्ट हो रहे हैं उनके क्या क्या चीज़ें, क्या क्या कंडीशंस आ रही हैं, क्या प्रॉब्लम्स खड़ी हो रही हैं, उन चीज़ों को भी इन्होंने एनालाइज किया था, ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन 3 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, हु प्रपोज्ड द सेपरेशन ऑफ प्लानिंग फ्रॉम वर्क? पीटर एफ ड्रकर, एफ डब्ल्यू टेलर, हेनरी फ्योल, ओलिवर शेल्डन। देखिए यहाँ पर अगर हम प्लानिंग की बात करें कि काम से प्लानिंग को सेपरेट किसने किया, तो ये किया था एफ डब्ल्यू टेलर ने। इन्होंने बताया था कि प्लानिंग जो काम है हमारा उससे प्लानिंग बिल्कुल सेपरेट है उनके अकॉर्डिंग, ठीक है। जो भी काम हम करते हैं उसमें प्लानिंग को सेपरेट रखना चाहिए दूसरे कामों से यहाँ पर। इसलिए इन्होंने प्लानिंग, फंक्शनल डिपार्टमेंट, इन दोनों में डिफरेंस बताया। साथ ही साथ इन्होंने कहा कि बोथ दी वर्क यानी कि प्लानिंग एंड जो भी आप काम यहाँ पे कर रहे हैं वो डिफरेंट लोगों से करवाने चाहिए। यानी कि ऐसा नहीं है कि आप काम जो भी आपने किसी भी एम्प्लॉय को ड्यूटी असाइन की है आप उससे वो ड्यूटी तो करवा ही रहे हैं, साथ में साथ आप उनको प्लानिंग भी बोल रहे हैं कि आप प्लानिंग भी करिए। तो उन्होंने कहा कि प्लानिंग के लिए अलग एम्प्लॉय होने चाहिए और जो आप पर्टिकुलर जॉब करवा रहे हैं उसके लिए अलग एम्प्लॉय होना चाहिए, ठीक है। तो इसलिए इन्होंने कहा कि काम से प्लानिंग को सेपरेट रखना ही बेहतर है। ये कॉन्सेप्ट दिया एफ डब्ल्यू टेलर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अमंग द फॉलोइंग द ओनली थ्योरी विच इज़ नॉट propounded बाय फ्योल। अब इसमें से आपको बताना है कौन सी थ्योरी है जो फ्योल ने नहीं दी थी। मेंटल रिवोल्यूशन, डिवीजन ऑफ वर्क, ऑर्डर या फिर स्केलर चेन। 14 प्रिंसिपल्स में ये मैंने अभी डिस्कस किया था आपसे। देखिए यहाँ पे मेंटल रिवोल्यूशन जो है वो हमारा साइंटिफिक मैनेजमेंट की बात करता है और आपको पता है साइंटिफिक मैनेजमेंट की बात कौन करता है, एफ डब्ल्यू टेलर। तो मेंटल रिवोल्यूशन की बात हमारी टेलर के द्वारा की गई है, जबकि डिवीज़न ऑफ लेबर, ऑर्डर और स्केलर चेन ये सब हमारी किसने दी हैं, फ्योल ने दी हैं, ठीक है। तो ऑप्शन 1 मेंटल रिवोल्यूशन राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हु अमंग द फॉलोइंग propounded द प्रिंसिपल ऑफ यूनिटी ऑफ कमांड? एफ डब्ल्यू टेलर, एल्टन मायो, पीटर एफ ड्रकर, हेनरी फ्यूल। बताइए यूनिटी ऑफ कमांड प्रिंसिपल किसने दिया? अभी मैंने आपको 14 प्रिंसिपल डिस्कस किए तो उसमें बताया था यूनिटी ऑफ डायरेक्शन, यूनिटी ऑफ कमांड, ठीक है। तो यहाँ पर यूनिटी ऑफ डायरेक्शन और यूनिटी ऑफ कमांड के बारे में आपसे पूछा जा रहा है, तो ये दिया है हमारा हेनरी फ्यूल ने। ऑप्शन 4 राइट आंसर है। इसके 14 प्रिंसिपल्स याद कर लीजिएगा क्योंकि एग्ज़ाम में जो क्वेश्चंस आते हैं वो 14 प्रिंसिपल्स से रिलेटेड काफ़ी पूछे जाते हैं। तो 14 प्रिंसिपल आपको टिप पे याद होने चाहिए और ये सारे क्वेश्चंस मैंने प्रीवियस पेपर से ही लिए हैं। तो 14 प्रिंसिपल्स को अच्छे से रट लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द प्रिंसिपल ऑफ यूनिटी ऑफ कमांड इम्प्लाइज। अब जो प्रिंसिपल है यूनिटी ऑफ कमांड ये तो हमें पता है फ्योल ने दिया, लेकिन वो क्या बताता है? यूनिटी ऑफ थॉट एंड एक्शन, यूनिटी अमंग सबॉर्डिनेट्स, इंस्ट्रक्शन फ्रॉम स्टाफ अथॉरिटी, इंस्ट्रक्शन फ्रॉम वन लाइन अथॉरिटी। बताइए क्या होगा? देखिए यूनिटी ऑफ कमांड की बात की जा रही है, तो यूनिटी ऑफ कमांड जो है वो ये बताता है कि कोई भी ऑर्डर दिया जाएगा सबॉर्डिनेट को उसके मैनेजर के द्वारा, तो वहाँ पर मैनेजर सिर्फ एक होना चाहिए, यानी एक ही मैनेजर के द्वारा कमांड होनी चाहिए। आप ये सोच के चलिए कि किसी भी कंपनी में 3 मैनेजर हैं, ठीक है। अब जो सबॉर्डिनेट है वो ये सोचेगा कि मुझे यहाँ से ऑर्डर मिले, यहाँ से ऑर्डर मिले या यहाँ से ऑर्डर मिले, तो वहाँ पे वो कंफ्यूज रहेगा और वो तीनों की ऑर्डर की क्या करेगा, वेट करेगा। लेकिन जब उसको पता है कि मुझे ऑर्डर सिर्फ इस वन मैनेजर से मिलना है और मुझे इसी को फॉलो करना है, तो वहाँ पे एक तो देखो टाइम आपका बच गया, ऊपर से जो कन्फ्यूज़न हो रही थी वो बच गई। तो यूनिटी ऑफ कमांड हमें यही बताता है कि इंस्ट्रक्शन सिर्फ और सिर्फ एक लाइन अथॉरिटी से मिलेगा, तो वहाँ पर हमें
प्रोडक्टिविटी हमारी अच्छी निकल कर आएगी और साथ ही साथ किसी भी तरह का कन्फ्यूज़न क्रिएट नहीं होगा। इसलिए ऑप्शन 4 इंस्ट्रक्शन फ्रॉम वन लाइन अथॉरिटी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट देखिए, हेनरी फ्यूल इज नोन फॉर, हेनरी फ्यूल किस लिए जाने जाते हैं? साइंटिफिक मैनेजमेंट के लिए, राशनलाइजेशन के लिए, इंडस्ट्रियल साइकोलॉजी एंड ग्रुप डायनेमिक्स, या फिर प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट के लिए। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। किस लिए जाने जाते हैं? प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट के लिए, क्योंकि इन्होंने 14 प्रिंसिपल्स के बारे में बात की है और ये 14 प्रिंसिपल किससे रिलेटेड हैं? ये हमारे मैनेजमेंट से रिलेटेड है। ठीक है, तो ऑप्शन 4 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मैनेजमेंट इज टुडे कंसिडर्ड एज अ प्रोसेस ऑफ गेटिंग वर्क डन थ्रू अदर्स, गेटिंग विद अदर्स एंड वर्क डन थ्रू अदर्स, वर्किंग टुगेदर एंड वर्क डन थ्रू अदर्स, नन ऑफ द अबव। बताइए क्या आंसर होगा? देखिए, मैनेजमेंट अगर हम आज की बात करें तो मैनेजमेंट हमें यही बताता है कि हमें किसी से काम निकलवाना है या काम करवाना है तो हमें उसके साथ रह के काम करना पड़ेगा। यानी कि किसी के साथ काम करने के लिए उसके साथ में काम करना भी पड़ेगा, तभी हम अपनी प्रोडक्टिविटी को और अच्छे से निकाल सकते हैं। ठीक है, क्योंकि आप जब किसी के संग मिलकर काम करते हो तो वो भी मोटिवेट होता है काम करने के लिए, और वहाँ पे जो कोऑर्डिनेशन है वो भी अच्छा बनता है। उसको लगता है कि हाँ, जो हमारे एम्प्लॉय हैं वो आपस में काम कर रहे हैं, तो हम अगर उससे सुपीरियर उसके संग मिलके थोड़ा काम करवाता है या थोड़े उनके संग गेट टुगेदर करता है तो वो भी वहाँ पे मोटिवेट होते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन 3 यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, द ऑथर ऑफ द बुक जर्नल एंड इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट, ये किसने दी? ओलिवर शेल्डन ने, हेनरी फ्यूल ने, चेस्टर बर्नार्ड ने, या फिर टेलर ने? आंसर करिए। जर्नल एंड इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट बहुत ही फेमस बुक है, एग्जाम में बहुत पूछी जाती है, रिपीटेड क्वेश्चन है ये एग्जामिनर का। ये बुक दी थी हेनरी फ्यूल ने। ठीक है, ऑप्शन 2 हमारा करेक्ट है। नेक्स्ट देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग वाज अ मेन कंट्रीब्यूशन ऑफ हेनरी फ्यूल? हेनरी फ्यूल का मेन कंट्रीब्यूशन किस में है? टाइम एंड मोशन स्टडी में, यूनिवर्सिटी ऑफ मैनेजमेंट, एम्फेसाइज ऑन फॉर्मल ग्रुप्स, एम्फेसाइसिस ऑन कंसिस्टेंसी अप्रोच। बताइए। अभी हमने ये पहले भी डिस्कस किया था। मेन कंट्रीब्यूशन उनका यूनिवर्सलिटी ऑफ मैनेजमेंट है, क्योंकि ये 14 प्रिंसिपल के अंदर कंसिडर किए जाते हैं। टाइम एंड मोशन स्टडी हमने पहले डिस्कस की थी, ये टेलर ने दी हुई है। ठीक है, तो ऑप्शन 2 यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शंस रिक्वायर्स, मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शंस में क्या ज़रूरत होती है? रिपोर्टिंग ऑफ सिग्निफिकेंट वेरिएंसेस, सेलेक्टिव रेस्पॉन्सिबिलिटी ओरिएंटेड रिपोर्टिंग, फुल रिपोर्ट ऑन परफॉर्मेंस, कंप्यूटेशन ऑफ एक्चुअल अचीवमेंट्स इन डिफरेंट स्फीयर्स ऑफ परफॉर्मेंस। बताइए। क्या होगा आंसर? ऑप्शंस को अच्छे से पढ़िए फिर आंसर करिए। मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन को समझिए। देखिए, मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन क्या बताता है कि अगर किसी भी कंपनी के अंदर लगता है कि बहुत ज़्यादा काम है तो वहाँ पर सुपीरियर क्या करते हैं, अपने कुछ काम को सबऑर्डिनेट्स को दे देते हैं, अपनी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी डेलीगेट कर देते हैं। अब यहाँ पर क्या होता है कि उनको वो कंपनी के अंदर जो भी रूटीन वर्क होते हैं उन पर फोकस करने की ज़रूरत नहीं होती। वो सिर्फ जो इम्पोर्टेंट वर्क होते हैं, इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट होते हैं, सिर्फ उन पर फोकस करते हैं। इसलिए यहाँ पर मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन बहुत ही इम्पोर्टेंट था ये कॉन्सेप्ट लाना। और इसके अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो राइट आंसर हमारा 1 हो जाएगा। जो भी सिग्निफिकेंट वेरिएंसेस हैं उन पर
फोकस करना, उन पर रिपोर्ट करना एक तरह से, ठीक है, जिससे कि उनको सारी चीज़ों पे ध्यान न देना पड़े, क्योंकि सारी चीज़ों पर ध्यान देंगे तो कहीं भी अच्छे से फोकस नहीं कर पाएंगे। इसलिए वो सिर्फ मेन मेन आस्पेक्ट पर फोकस करते हैं। ऑप्शन 1 यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द मेन एडवांटेज ऑफ फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन इज सिंप्लिसिटी, एक्सपर्ट एडवाइस, स्पेशलाइजेशन या फिर एक्सपीरियंस। क्या होगा आंसर? देखिए, फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन के एडवांटेज की बात करें तो फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन हमारा काम करता है स्पेशलाइजेशन पर, ठीक है, क्योंकि फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन में क्या होता है, यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन फंक्शंस के अकॉर्डिंग डिवाइड हो जाती है, ठीक है, तो फंक्शंस के अकॉर्डिंग डिवाइड होगी यानी कि स्पेशलाइजेशन हो गया, इसलिए राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन मेथड ये किसने दिया था? हेनरी फ्यूल ने, जॉर्ज आर टेरी ने, एफ.डब्ल्यू. टेलर ने या फिर हेरोल्ड कूट्स ने? देखिए, ये कॉन्सेप्ट दिया था हमारा एफ.डब्ल्यू. टेलर ने। इस मॉडल ये कम्प्लीटली बेस्ड था स्पेशलाइजेशन पर, और ये बात करता है कि जो एक्सपर्ट्स होते हैं उनकी एक्सपर्टीज़ का हमें फुल एडवांटेज लेना चाहिए। जो भी पर्सन जिस भी काम में एक्सपर्ट है उसको वही जॉब प्रोवाइड करनी चाहिए, जिससे कि हम उनका बेटर तरीके से रिजल्ट ले सकें। क्योंकि देखिए, कोई भी वर्कर एक्सपर्ट वो किसी में भी है, आपने कोई और जॉब प्रोवाइड कर दी तो ना उसकी जो स्किल्स हैं उसको प्रॉपर तरीके से हम यूज़ कर रहे हैं और ना ही हमें रिजल्ट अच्छे मिल रहे हैं। अगर हम उसको उसकी स्किल के अकॉर्डिंग जॉब प्रोवाइड करेंगे तो हम बेहतर रिजल्ट प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। इसलिए एफ.डब्ल्यू. टेलर ने फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन मेथड दिया, जिसमें इन्होंने स्पेशलाइजेशन की बात की। ऑप्शन 3 यहाँ पे हमारा करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अकॉर्डिंग टू हेनरी फ्यूल प्राइमरी फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट प्रोसेस आर 4, 6, 8 एंड 10। क्या होगा आंसर? आंसर होगा यहाँ पे 6, फोरकास्टिंग, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग, कोऑर्डिनेटिंग एंड कंट्रोलिंग, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अकॉर्डिंग टू एफ.डब्ल्यू. टेलर हाउ मैनी ऑफिसर्स गाइड फॉर साइंटिफिक इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट? 10, 8, 6 एंड 4। क्या लगता है आंसर? देखिए, यहाँ पे टेलर के अकॉर्डिंग पूछा गया है कि कितने ऑफिसर्स हैं जो साइंटिफिक इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट के लिए यहाँ पे उनको मार्गदर्शन देते हैं, तो यहाँ पर 8 बताए गए हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन हमारा 2 राइट आंसर हो जाएगा। तो यही थे आज के क्वेश्चंस। होप आपको सारे क्वेश्चंस क्लियर हुए होंगे। किसी भी तरह का डाउट लगता है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, हम उनको फिर से डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो में हम आपसे फिर मिलेंगे, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।